हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रमेश सिंह। बच्चों, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं अबाउट एटॉमिक मास। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा दिया था, डिटेल में सारी बातें, कि जैसे ग्राम और केजी एक मास का यूनिट है, वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट भी एक मास का यूनिट है। और जैसे केजी और ग्राम में आपस में रिलेशन होता है, उसी तरीके से एमयू का भी रिलेशन ग्राम के साथ केजी के साथ है। और वो रिलेशन क्या आया था बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि 1 AMU फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया मैंने लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, साथ ही साथ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी बोलो, या फिर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलो। तो बच्चों, ये जो चीज मैंने लिखा है, ये सब क्या हो गया? अबाउट एएमयू, सारा रिलेशन। ठीक है, जो कि डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है बच्चों? एटॉमिक मास। तो हेडिंग में लिखेंगे एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है बच्चों? तो सीधा बात देखिए, जो भी डिस्कवर्ड एटम है उनका अपना एक पर्टिकुलर फिक्स मास है। उसका जो मास है ना, उस मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो एक तो वैल्यू होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट आएगा कैसे। देखिए, जैसे अगर कोई भी एटम है तो आपको पता होगा एटम के इनसाइड में क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पे रहता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि मान लो कोई खोखला स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का वेट 0 है, तो उसमें जो प्रेजेंट होगा उसी के वेट के वजह से इस स्ट्रक्चर का भी वेट होगा अपना। तो मतलब एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वेट के वजह से जनरेट होगा बच्चों क्या? एटम का मास, है ना? तो सीधा बात है, पहले एटॉमिक मास में आप क्या लिखिएगा? इट इज मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम। अब सीधा बात बच्चों, ये मैंने आपको लिख दिया डेफिनेशन। अब अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास का, तो सीधा सा आप डायग्राम पहले याद रखिएगा कि ये एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मतलब एक एटम के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसी की वजह से मास ऑफ एटम भी जनरेट होगा। तो एटॉमिक मास हो जाएगा टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों, इन सभी के मास को आप ऐड अगर कर देंगे तो उससे जो वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू कहलाएगा आपका एटॉमिक मास। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर रिपीट करता हूं, एक एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल प्रोटॉन का मास और टोटल न्यूट्रॉन के मास को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो नेट वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक मास। ठीक है, अब कंडीशन आप देखें, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगा टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? निग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर क्या आपका? -31 केजी। और प्रोटॉन का मास रफली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.67 10 पर -27। तो देखिए माइनस में 27 है या 10 पर -31 है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 10 पर -4 के आसपास का डिफरेंस।
तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत निग्लिजिबल है। तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इतना निग्लिजिबल वैल्यू होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने ऐड होने लायक होता ही नहीं है। इस वजह से हम लोग इस वैल्यू को यहीं पे नेग्लेक्ट कर देते हैं और एक सीधा सा साधारण सा स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी एटम का मास उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। तो मतलब सीधा बात हो गया कि किसी एटम का मास अगर आप निकालते हैं तो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो वहां प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो हम पहले निग्लिजिबल कर दिए बच्चों। तो अब कंडीशन आप देखिए, जैसे हम लिखेंगे फिर कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निग्लिजिबल है, जैसे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए वो टर्म पूरा क्या हो गया, नेग्लेक्ट। ऐसे ये भी बहुत निग्लिजिबल है, ये भी निग्लिजिबल ही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निग्लिजिबल था, इस वजह से वो नेग्लेक्ट हो गया। अब कंडीशन ये है कि अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास का, तो यहां पे देखिए सीधा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, तो किसी भी एटम के अंदर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना, सीधा आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ क्या, न्यूट्रॉन। तो ये टर्म आप कर देंगे तो यहां से क्या जाएगा बच्चों, इनको ऐड करके क्या जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। अब जरा आप देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो, मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बाबू प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि 1 AMU इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहां सीधा लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू क्या आपका 1 AMU और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 AMU। तो देखिए AMU यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन। ठीक है, अब ये जो AMU है वो कॉमन हो जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, यहां सीधा सा आप लिख देंगे कि 1 AMU कॉमन लेगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, और इनटू साथ में क्या रह जाएगा आपका AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि AMU क्या होगा, कॉमन। अब आप याद करिए, हमने बताया था कि कोई भी एटम अगर एलिमेंट का एटम X है, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, तो Z इक्वल टू प्रोटॉन, Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एंड A इक्वल टू क्या आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मास नंबर। ये एग्जैक्ट मास तो नहीं है, बट क्या, मास का नंबर। अब देखिए यहां भी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इन दोनों के सम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मास नंबर A। ठीक है, तो मास नंबर में अगर आप AMU लगा देंगे तो यही आ जाएगा बच्चों क्या, किसी भी एटम का मास। और ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किए। बट अगर आप किसी प्रॉब्लम में बोलता है कि आप बताइए किसी भी एटम का मास इन टर्म्स ऑफ AMU क्या होगा, तो सीधा बात आपने देखा कि अगर हम एटॉमिक मास निकालते हैं, किसी भी हम एटम इन जनरल बात कर रहे हैं एटॉमिक मास, तो इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1 AMU। मतलब 1 AMU का वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या फिर क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे क्या हो गया, AMU कि जो भी एटम मास नंबर है उसमें AMU मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा एटम मास। अगर इसी वैल्यू को केजी में एक्सप्रेस करना है तो देखिए AMU का रिलेशन केजी के साथ बताया ना कि 1 AMU इक्वल टू क्या होता है, A इनटू 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 केजी। तो देखिए AMU को रिप्लेस करेंगे केजी में, ये वैल्यू लगा के रखना पड़ेगा, तो A इनटू दिस, तो ये आ गया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आपका केजी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये अपने मर्जी से, ये बस एक मास का यूनिट है भाई, इसलिए लगा रहे। आपको ग्राम में लिखना क्या लिखेंगे, A इनटू 1.67 इनटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या, ग्राम। अब कोई भी मास है तो हम केजी में ग्राम में एक्सप्रेस कर ही सकते हैं।
तो अब ये बात है कि देखिए जब केजी में लिखेंगे ना तो कंडीशन क्या है कि मास नंबर में मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वही चीज कर रहे हो, आ जा रहा है क्या आपका एटॉमिक मास, बट ये देखने में बढ़िया नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे एएमयू इंट्रोड्यूस किया गया कि एएमयू लगाने से अच्छा लग रहा है एएमयू, मतलब मास नंबर में एएमयू लगा दो किसी का तो वही उसका क्या जाएगा बच्चों, मास एग्जैक्ट उसका मास हो जाएगा, है ना, और जिसमें यूनिट हम क्या लगा देंगे एएमयू। तो ये कंडीशन है। अब एक बात मैं बता दूं कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम का जो एटॉमिक मास है वो दिया रहता है, बट एक कंडीशन ध्यान रखें, कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे एटम है स्टार्टिंग के, इन उनका मास मतलब एग्जैक्ट मास आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो पूरे तरीके से बच्चों सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। अब मैंने जो बात बता दिया, ठीक है, क्या बात बता दी बच्चों कि 1 एएमयू में अगर आप 1 मतलब मास नंबर में एएमयू जाके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट एटम का क्या आ जाएगा मास। जैसे हम आपको एग्जांपल बता रहे, ये हाइड्रोजन 1 ठीक है, इधर हमने लिया ऑक्सीजन 8 और 16, और इधर हमने ले लिया नाइट्रोजन 7 और 14, और हमने ले लिया इधर सोडियम 23 11, और हमने ले लिया कार्बन 6 और 12। इन सभी का बोल रहा है फाइंड आउट एटॉमिक मास। तो देखिए इसका मास नंबर कितना है 1, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1 एएमयू। कुछ भी मत करो, सीधा यहां से मास नंबर निकालो और उसमें एएमयू मल्टीप्लाई कर दो। यहां देखो मास नंबर कितना बच्चों 16, तो ये हो जाएगा 16 एएमयू। यहां मास नंबर कितना है 14, तो जाएगा 14 एएमयू। ये मास नंबर क्या है 23, तो जाएगा 23 एएमयू। ये मास नंबर क्या है 12, क्या हो जाएगा 12 एएमयू। तो ये आ गया बच्चों किसी भी एटम का मास, मास नंबर में एएमयू मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक है, अगर बोल रहा है केजी में एक्सप्रेस करने तो एएमयू हटा के वहां पे क्या ला के रख देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ग्राम में बोल रहा है तो 1/Na ग्राम, मतलब 1 इंटू 1/Na ग्राम है, 16 इंटू 1/Na ग्राम, 14 इंटू 1/Na ग्राम, 23 इंटू 1/Na ग्राम, क्योंकि एएमयू का वैल्यू बच्चों 1/Na ग्राम भी होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट ग्राम। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर ध्यान रखें, मास नंबर में अगर आप एएमयू मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आउटपुट आपको मिलेगा किसी भी एटम का मास। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन मैंने पूरी डिटेल बता दिया। देखिए इस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको मैंने बता दिया कि किसी भी एटम का मास सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल है, वो ऐड होने लायक है ही नहीं। अब एक प्रोटॉन का मास किसके बराबर होता है बच्चों 1 एएमयू के बराबर, तो इसीलिए हो गया ये 1 एएमयू। यहां पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 8 प्रोटॉन का मास 8 एएमयू और 8 न्यूट्रॉन का मास 8 एएमयू, 8 8 क्या होगा 16। यहां भी ऐसा 7 एएमयू मास हो गया प्रोटॉन का और सेम 7 एएमयू मास हो गया किसका न्यूट्रॉन का, दोनों ऐड कर दिए क्या हो गया 14 एएमयू। सेम यहां भी ऐसे ही बच्चों, सेम यहां भी ऐसे ही, क्लियर। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसे हम कहेंगे एटॉमिक मास, मतलब मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज नोन एज व्हाट एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं एएमयू। क्यों यूज करते हैं, ताकि वो अच्छा दिखे, बट इसके पीछे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि हर बार हम एएमयू ही यूज करेंगे। ठीक है, हमें जो मन करेगा यूज करने का वो चीज हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको शॉर्ट में RAM से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका ओल्ड डेफिनेशन भी था और न्यू डेफिनेशन भी है। ठीक है, ओल्ड में दो डेफिनेशन है, फर्स्ट और सेकेंड, और मैं बारी बारी से ये दोनों पहले बताता हूं, फिर एंड में न्यू डेफिनेशन आपको बताएंगे। ध्यान सुनिए क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास में क्लियर बोला गया कि जब आप किसी एटम के मास को एक्सप्रेस्ड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम के मास से, तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये ओल्ड कंसेप्ट था। जो फर्स्ट डेफिनेशन था
विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या था बच्चों, हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये डिफाइन था कौन, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो कुछ मत करिए, मास ले लीजिए किसका, एटम का, डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये चीज लगाना है। ये फर्स्ट डेफिनेशन है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बच्चों, कि मास ऑफ एनी एटम एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो रिस्पेक्ट टू मतलब क्या, डिवाइड करना है, तो ऊपर में क्या लेंगे, मास ऑफ एटम, और डिवाइड में नीचे क्या आपका, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये ओल्ड डेफिनेशन है, ये अभी ये चलता नहीं है अभी, है ना, बट मैं बस बता रहा हूं। और मास ऑफ एटम आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, एमयू, तो क्या आ जाता है एटॉमिक मास। तो ये मास ऑफ वन एटम हो गया जिस भी किसी का। और यहां देखिए हाइड्रोजन में हम लिए अगर हाइड्रोजन वन वन, तो एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, वन एमयू, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन का मास वन एमयू, एमयू क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, ए, जो कि क्या हो गया, यूनिट लेस। तो सीधा सीधा यहां पे क्लियर है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या आपका ए, मतलब मास नंबर ही रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट डेफिनेशन था विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ओल्ड कंसेप्ट में दूसरा डेफिनेशन दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाला जब डेफिनेशन आया तब हटाया गया हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन को। ठीक है बच्चों, तो सीधा बात यहां ध्यान रखिए कि क्या कंडीशन है। कंडीशन इसमें सेकेंड डेफिनेशन ये था कि एक्सप्रेस्ड मास ऑफ एन एटम with respect to ऑक्सीजन 16/16। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब सीधा बात बोल रहा है, किसी भी एटम के मास को आप एक्सप्रेस करिए ऑक्सीजन 16/16 के रिस्पेक्ट में। मतलब यहां लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम डिवाइड बाय ऑक्सीजन 16 डिवाइड बाय 16। मतलब 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16 के रिस्पेक्ट में जब आप एक्सप्रेस करेंगे किसी एटम के मास को, तो हम क्या उसको कहेंगे बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप जरा गौर से इसमें देखो बच्चों, इसमें कंडीशन जरा गौर से आप देखिए कि क्या कंडीशन है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हम इस डेफिनेशन के हिसाब से रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, तो सीधा हम लिखेंगे कि मास ऑफ एटम क्या होता है, ए एमयू, क्योंकि क्लियर है किसी भी एटम के मास नंबर में एमयू मल्टीप्लाई कर देंगे मास आ जाएगा, डिवाइड बाय 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16। तो ऑक्सीजन 16 का मास कितना होता है बच्चों, 16 एएमयू। ये 16 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट, एएमयू एमयू क्या हो, कैंसिल आउट। तो यहां से भी क्या वैल्यू आ रहा है, ए। तो आप हाइड्रोजन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस किए थे, तब भी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आया था, ए ही आया था। और ऑक्सीजन 16 के रिस्पेक्ट में भी अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, ए। इसके बाद जो 1961 में एक डेफिनेशन आया वो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कार्बन 12 और उसी कंडीशन को बच्चों हम लोग अभी यूज करते हैं, उसी को पढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या दिया गया देखिए, ये दिस इज न्यू कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, तो सीधा बात मास ऑफ एनी एटम expressed with respect to 1/12th part of कार्बन 12। ठीक है, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 का मतलब क्या आपका,
बोलिए C12/12, यही तो हुआ। अब सीधा अगर फॉर्मूला का बात करें तो क्या हो जाएगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एटम डिवाइड बाय कार्बन 12/12। तो ये आ गया हमारा क्या फॉर्मूला, किसका बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब देखिए यहां से भी वही चीज कि RAM इज इक्वल टू मास ऑफ एटम, क्या होता है बच्चों कि मास नंबर में क्या लगा देते हैं हम लोग AMU, और कार्बन 12 का वेट क्या होता है 12 AMU, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 12 से। ये 12 12 क्या होगा कैंसिल आउट, AMU क्या होगा कैंसिल आउट। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है A। तो तीनों डेफिनेशन के हिसाब से आप कैसे भी चेक करिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑलवेज इज इक्वल टू मास नंबर होगा। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बताया कि एक्सप्रेस्ड मास ऑफ एनी एटम विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16, और न्यू एंड फाइनल डेफिनेशन क्या है कि मास ऑफ एटम एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास, और हर बार वैल्यू मास नंबर के बराबर ही आ रहा है। तो यहां पे सीधा सा आपको कंसेप्ट में बता दूं कि जब भी आपको पूछे कि बताओ एटॉमिक मास क्या होगा तो सीधा AMU, ये रटवा नहीं रहा, इसके बारे में बताया हूं आपको डिटेल में डेरिवेशन। और दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा तो ये क्या जाएगा सीधा A। ठीक है, समझ गए क्यों ऐसा, क्योंकि आप देखिए बोल रहे मास ऑफ एटम और डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अभी कार्बन 12 का वेट कितना होता है 12 AMU, तो 12/12 कैंसिल आउट। तो फाइनली सिर्फ यहां पे क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ बचेगा आपका नीचे डिनोमिनेटर में 1 AMU। तो AMU क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, तो सिर्फ जो मास नंबर है उसका वही रह जाएगा। क्लियर, तो ये बात आप ध्यान रखें। अब इसी के थ्रू कुछ एग्जांपल जिसके हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट किए थे वो सारे एग्जांपल में लेके आ रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन 1 ठीक है, दूसरा मान लो कार्बन 12 और 6, ठीक है 12 6, ऑक्सीजन 16 8, नाइट्रोजन 7 14, सोडियम 11 23। तो सीधा बात देखिए इसमें मास नंबर क्या है 1 है। इन सभी का रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपको लिखना है तो डायरेक्ट यहां क्या आ जाएगा 1 और यहां 12, इसलिए क्या आ जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा 16, ये क्या आ जाएगा 14 और ये क्या आ जाएगा 23। तो जो मास नंबर है विदाउट यूनिट लिख दीजिए डायरेक्ट नंबर, वही कहलाएगा बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। और अगर इसमें AMU लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये एटॉमिक मास। अब देखिए कैसे कैलकुलेट किए होंगे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला है कि मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। तब देखिए इसका मास कितना है 1 AMU डिवाइड बाय 1/12 कार्बन 12 का मतलब क्या आपका 1 AMU कैंसिल और कितना वैल्यू आ गया 1, यहां पर 12 AMU डिवाइड बाय 1/12 इंटू 12 AMU, ये कैंसिल तो क्या हो गया 12, यहां से भी ऐसे 16 14 और 23 आ जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो बच्चों मैंने आपको दो बातें पढ़ा दिया, एक तो एटॉमिक मास बता दिया, दूसरा मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बता दिया। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है ग्राम एटॉमिक मास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मोल कंसेप्ट। इसके बगैर आप मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब इसमें क्या कंसेप्ट होगा देखिए, इसको समझने से पहले हेडिंग में आप लिख लीजिए प्यार से पहले कि ग्राम एटॉमिक मास। बच्चों याद रखिएगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 1 मोल एटम का मास अगर आप एक साथ लिखते हैं उस मास को हम क्या कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे, तो बताइए कल हमने आपको दो फॉर्मूला बताए थे लास्ट लेक्चर में कि अगर नंबर दिया है पार्टिकल का
तो उसमें एवोगैड्रो नंबर डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला कि गिवन वेट दिया है किसी भी सब्सटेंस का, तो उस सब्सटेंस के 1 मोल के मास से डिवाइड कर दिए तो मोल आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर एटम का मास दिया रहेगा तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन वेट ऑफ एटम डिवाइड बाय मास ऑफ 1 मोल एटम, और 1 मोल एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो वही चीज है, हम लोग पहले देखेंगे कैसे कैलकुलेट होगा, किस तरीके से। ठीक है, तो सीधा आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ 1 मोल एटम। या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। या फिर आप लिख सकते हैं मास ऑफ Na एटम। कोई भी इनमें से, यही डेफिनेशन है इसका, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 10⁻23 एटम, एंड ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ Na एटम। क्लियर बच्चों। अब देखिए, जैसे ये मार्कर है और इसका एक का वेट है x ग्राम, तो एक दर्जन कितना हो जाएगा, एक दर्जन में कितने मार्कर, 12, तो 12 इंटू x। तो वैसे ही अब अगर देखिए आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, वो चीज आप देखिए। सीधे बात, अभी फिर से हम इन जनरल वाला बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी एटम है x, कोई भी एटम x है, इसमें z और ये a, ठीक है। तो इसका अगर पूछे बताओ एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास तो क्या हो जाएगा, a amu, क्योंकि amu जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एटॉमिक मास बन जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो सिर्फ क्या होगा a। बोलोगे सर कैसे, कि a amu में डिवाइड करेंगे 1 amu तो क्या हो जाएगा a, ये चीज आ गया। अब मैं एकदम यहाँ कायदे से अगर लिखे ग्राम एटॉमिक मास या मास ऑफ 1 मोल एटम, तो कैसे निकलेगा, यूनिटरी मेथड लगा के कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू सीधा मास ऑफ 1 मोल एटम, और 1 मोल में कितने एटम आ रहे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा 23। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना इजीली हम लिख सके, इसलिए हम ये भी तो लिख सकते हैं Na इंटू मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास में अगर आप Na मल्टीप्लाई कर देंगे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए Na इंटू मास ऑफ 1 एटम जो है बच्चों वो किसके बराबर होता है, a amu के बराबर। तो यहां पे क्या आ गया, Na इंटू a amu। मतलब अब हम ग्राम एटॉमिक मास जो आ रहा है उसको amu में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम amu में एक्सप्रेस कर रहे हैं ना तो साथ में Na भी नंबर मल्टीप्लाई तो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको छोटा बनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोच लिया हमने कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू Na इंटू a इंटू mu का वैल्यू ग्राम के टर्म्स में क्या होता है बच्चों, 1/Na ग्राम। तो हमने क्या कर दिया, Na आ रहा है 1 मोल की वजह से, amu आया 1 एटम का मास इन जनरल, Na इंटू a, और 1 amu का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम क्या होता है बच्चों, 1/Na ग्राम। तो ये चीज हमने यहां पुट कर दिया, देखिए Na क्या हो गया, कैंसिल आउट, और ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया बच्चों, a ग्राम। ठीक है, तो सीधा बात, जो नंबर ग्राम एटॉमिक मास में आया यही नंबर आपका एटॉमिक मास में था, और यही नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास में है। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि जब आप एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करिएगा तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे, यूनिट यूज करेंगे amu, और जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करेंगे तो ये वो होगा यूनिटलेस। और जब आप ग्राम एटॉमिक मास का बात करेंगे बच्चों तो इसमें लगाएंगे हम यूनिट क्या, ग्राम। सीधा सीधा बात आ गया, कैसे आया फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास होता है मास ऑफ 1 मोल एटम, तो Na इंटू मास ऑफ 1 एटम करेंगे, Na इंटू 1 एटम मास amu, amu लिख दिया हमने 1/Na ग्राम, तो Na कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आपका क्या आपका a ग्राम। तो मतलब जो मास नंबर है उसमें अगर आप ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो वो वैल्यू आ जाएगा किसी भी
एटम के 1 मोल का मास। ठीक है, उम्मीद करता हूंगा, ठीक है, मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उस पे स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको दूंगा, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा उसका सॉल्यूशन बना के दूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जैसे सीधा बात है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास भी कहेंगे, मोलर फॉर 1 मोल है ना, इसलिए। अब देखिए, इसका ग्राम एटॉमिक मास अगर आप निकालते हैं हाइड्रोजन का, तो सीधा देखिए, एक हाइड्रोजन का मास कितना, 1 एमयू इंटू 1 मोल में कितना आएगा, Na। ठीक है, अब इस एमयू को ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1/Na ग्राम इंटू क्या आपका Na क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो वैल्यू किसके बराबर आ गया बच्चों, 1 ग्राम। यही चीज तो खासियत है कि अगर हाइड्रोजन 1 हमने लिया तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 एमयू हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, बता चुके डिटेल में। और ग्राम एटॉमिक मास की अगर बात करें बच्चों, तो ये क्या जाएगा आपका 1 के साथ ग्राम। ठीक है, तो ये बातें जो भी मैंने आपको बताया, इन बातों को बच्चों ध्यान में रखिएगा कि हमने कैसे निकाला। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताने जा रहा हूं, ध्यान से जरा देखिएगा। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमको कार्बन या किसी के भी मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। जैसे हाइड्रोजन तो हमने ले ही लिया, कार्बन 6 और क्या आपका 12, ये मास नंबर है। तो अगर आपको सीधा बात करना है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका 12 एएमयू। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका सिर्फ 12, क्योंकि मास नंबर के बराबर। और ग्राम एटॉमिक मास जो है बच्चों, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 12 ग्राम। ठीक है, बट बहुत आसमान जमीन का फर्क है इसमें, ये सिर्फ सिंगल 1 एटम का मास है, और ये ऐसे ऐसे 1 मोल एटम का मास है, 6.023 1023 एटम का मास, और वो भी कौन सा, कार्बन। सेम ऐसे अगर बात करें ऑक्सीजन का 16 और 8, तो एटॉमिक मास अगर निकालेंगे क्या आ जाएगा इसका, 16 एएमयू। ठीक है, समझ गए। और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 16। और ग्राम एटॉमिक मास की अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। क्लियर है बच्चों, इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक एक बात एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम। क्यों ऐसा, तो पूरी बातें मैंने आपको बच्चों बता दिया। अब एक कंडीशन है कि इन जनरल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी अननोन एलिमेंट है, उसके लिए अगर इन जनरल फॉर्मूले का मैं बात करूं, तो इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो सीधा कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू ए एएमयू, रिलेटिव एटॉमिक मास दिस इज इक्वल टू ए एएमयू डिवाइड बाय कार्बन 12/12, और कार्बन 12/12 का वैल्यू क्या होता है, 1 एएमयू। और ग्राम एटॉमिक मास की अगर बात करूं बच्चों, Na इंटू क्या आपका ए एएमयू। ये 3 फॉर्मूला है जो कि एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लिस्ट यहां बताने जा रहा हूं एटम के मास का, उस लिस्ट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त उसका जरूरत पड़ेगा। अब इस लिस्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व में उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें, ये है सब्सटेंस का कॉलम, और ये जो कॉलम सेकेंड है वो है एटॉमिक मास का। इसके बाद वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें हम क्या लिखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास।
और लास्ट वाले कॉलम में क्या लेंगे बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। इसका वैल्यू क्या आ जाता है, AMU, इसका A ग्राम। जैसे हमने लिया बच्चों हाइड्रोजन, ये हो जाता है 1 AMU सिंगल एटम का मास, और ये सिंगल एटम का मास एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12/12, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1 ग्राम। इस 1 ग्राम में बहुत डिफरेंस है इससे, 1 AMU मतलब 1.67 10 27 ग्राम, और ये एग्जैक्ट क्या है 10 24 ग्राम, मतलब 10 27 kg, और ये एग्जैक्ट क्या है 1 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से अगर बात करें हम हीलियम का, तो ये हो जाएगा 4 AMU, ये जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 ग्राम। थर्ड में अगर बात करें बच्चों लिथियम का, तो लिथियम का हो जाएगा 7 AMU, ये जाएगा 7, और ये 7 ग्राम। ठीक है, सीधा बात। ये 3 एलिमेंट का मैंने आपको लिस्ट बता दिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का मैंने बात कर लिया। अब इसमें बात करेंगे बेरिलियम, बोरॉन और उसके साथ कार्बन का। समझ गए बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद जैसे हम बात कर रहे हैं, लिथियम तक बात कर लिए, अब बात करते हैं बेरिलियम का। ठीक है बच्चों, तो बेरिलियम का मास होता है 9 AMU, इसे सिंगल एटम का मास, ये 9 और दिस इज व्हाट 9 ग्राम, 1 मोल एटम मास। बेरिलियम के बाद बोरॉन। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बोरॉन के 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, एक B10 और एक B11। अब आप देखिए कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सिंगल एटम। तो अगर आप B10 वाले का मास लेंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं AMU, इसका A क्या है 10, तो क्या जाएगा 10 AMU। और अगर आप B11 का मास को लेते हैं, ठीक है, B11 के मास को आप लेते हैं तो इसका क्या जाएगा 11 AMU। तो आपको देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो, 10 वाले के रिस्पेक्ट में 10 AMU, 11 वाले के रिस्पेक्ट में 11 AMU। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन ये है कि नेचर में जब भी आप बोरॉन लेंगे ना, ठीक है, तो इसमें से कुछ परसेंटेज B10 एग्जिस्ट करता है और कुछ परसेंटेज B11, मतलब इन दोनों में से कोई भी 100% एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बट यहां तो सिंगल एटम का ना बात हो रहा है, एक एटम का सिर्फ बात हो रहा है। एक में तो या तो B10 है या B11 है। ठीक है, अब इसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास अगर निकालते हैं 10 के रिस्पेक्ट में तो ये 10 हो जाएगा, और B11 के रिस्पेक्ट में तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, बट जो ग्राम एटॉमिक मास है बच्चों, उसमें हम लोग कितना लेते हैं, मास ऑफ Na एटम 6.023 10/23 एटम। आप खुद ही देखिए कि 6.023 10/23 एटम में कुछ परसेंट अगर हम B10 लेंगे और कुछ परसेंट B11, तो ऑन एवरेज वैल्यू तो निकालना संभव है ना। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेते हैं बच्चों 10.8 ग्राम। तो ये तो ना तो एग्जैक्ट मास B10 का है और ना ही एग्जैक्ट मास B11 का है, क्योंकि B10 अगर 1 मोल लेंगे तो एग्जैक्ट B10 लेंगे तो कितना आता वैल्यू 10 ग्राम आ जाता, और एग्जैक्ट B11 लेते हैं इसके 1 मोल का मास पूछता कोई तो क्या आता 11 ग्राम। बट यहाँ पे 10.8 हम इसलिए लिखे क्योंकि ऑन एवरेज आता है बच्चों इनका, कुछ परसेंटेज B10 और कुछ परसेंट B11। आगे जाके एक टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, उसमें ये सारी बातें मैं और डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास में या तो 10 AMU या 11 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास में या तो 10 या 11, बट ग्राम एटॉमिक मास में एग्जैक्ट याद रखिएगा 10.8 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में एक दो एटम नहीं है, 6.023 10/23 एटम के बराबर। ठीक है, समझ गए। तो ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने आपको बताया कुछ एटम के लिए, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। तो बेरिलियम, बोरॉन मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूं ना, इस लिस्ट को आप जरा ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम आपसे इजीली सॉल्व होगा। समझ गए। बाकी नॉर्मली प्रॉब्लम के वक्त सभी जो भी एटम वहां इन्वॉल्व रहेगा ना, उसका डाटा दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, अब कंडीशन यहां देखें, जैसे मैंने आपको बता दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन तक। अब हम बात करेंगे किसका, कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन का अगर मैं बात करूं,
आजा भाई। कार्बन का अगर मैं बात करूं, ये 12 और 6, इसीलिए इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12 AMU, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और ग्राम हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, इसके भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, पर परसेंटेज वाइज ये 12 वाले का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन का होता है 714, तो हो जाएगा 14 AMU सिंगल नाइट्रोजन का मास, 14 जाएगा रिलेटिव और 14 ग्राम हो जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन का मास। उसके बाद ऑक्सीजन 16 और 8, 16 AMU सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास। ठीक है, 16 रिलेटिव और ये 16 ग्राम। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों फ्लोरीन का, ये 19 होता है 9, ये हो गया 19 AMU, 19 एंड 19 ग्राम। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशन मैंने आपको बता दिया किस चीज से रिलेटेड। ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया बच्चों, ये रिलेटेड है मास से। ठीक है, मास ऑफ सिंगल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, सारा बात एक एक कहानी आ गया होगा। आपको फ्लोरीन तक का मैंने तो बता दिया, अब इसके आगे की वैल्यू को बता रहा हूं। फ्लोरीन के बाद है बच्चों नियॉन। ठीक है, इसका 10 और 20 होता है, इसलिए 20 AMU, 20 एंड 20 ग्राम। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास, ये रिलेटिव और ये सिंगल एटम का मास। नियॉन के बाद आता है बच्चों सोडियम 1123, तो 23 ग्राम, 23 AMU, 1 एटम मास क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 AMU और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और ये क्या जाएगा 23 ग्राम। इसके बाद है मैग्नीशियम बच्चों 12 और 24, तो हो जाएगा 24 AMU, 24 एंड 24 ग्राम। ठीक है, इसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में लिखिएगा एटॉमिक मास होता है 27 AMU। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 27 और ग्राम एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। ठीक है, तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बता दिया, इस कंडीशन को बच्चों ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन के बेसिस पे जाके हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तक आपको बता दिया। इसके बाद अगर बात करूं मैं सिलिकॉन, ठीक है, इसका होता है बच्चों 28 AMU, 28 एंड 28 ग्राम। इसके बाद है फास्फोरस, इसका होता है 31 AMU, क्योंकि इसका मास नंबर 31 है, ये 31 और ये हो जाएगा 31 ग्राम। फिर बच्चों सल्फर 32 AMU, 32 एंड 32 ग्राम। इस तरीके सीधा मास नंबर में AMU लगा दें, एटॉमिक मास हो जाएगा। कुछ भी नहीं लगाएंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास रहेगा, और अगर हमने लगा दिया ग्राम तो वो मास किसका हो जाएगा 1 मोल एटम का मास। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन, ये कहानी आप याद रखिएगा। तो सल्फर तक का मैंने बता दिया। अब यहां पे एक और बात है क्लोरीन का। क्लोरीन का भी 2 आइसोटोप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, जिसमें बच्चों ये एग्जिस्ट करता है 75% और ये वाला एग्जिस्ट करता है 25% नेचर में। मतलब 100 क्लोरीन आप कहीं से निकालेंगे तो उसमें से 75 क्लोरीन क्लोरीन 35 वाला होगा और 37 वाला होगा 25। ठीक है, अगर इसमें बोलता है एटॉमिक मास तो सीधा बात सिंगल एटम का मास बोल रहे हैं, तो या तो सिंगल एटम आप क्लोरीन 35 को लोगे या 37 को। 35 को लेंगे तो आ जाएगा 35 AMU, 37 को लेंगे आ जाएगा 37 AMU सीधा। रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर आप बात करते हैं तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास में मास ऑफ एटम बाय कार्बन 12/12, तो AMU हटेगा। तो अगर क्लोरीन 35 के हिसाब से तो 35 और 37 के हिसाब से तो 37। बट बच्चों ग्राम एटॉमिक मास एक ही आएगा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या 1 मोल एटम का मास। 1 मोल में कितना 6.023 10 23, तो उसमें से 25% 37 वाला लेंगे
और 25% 35 वाला, तो उसको ऑन एवरेज वैल्यू 75% 35 वाला, तो ऑन एवरेज जो इसका वैल्यू आएगा वो वैल्यू हो जाएगा बच्चों आपका 35.5 ग्राम। तो कभी भी ग्राम एटॉमिक मास का बात हो तो 35.5 यूज करेंगे, बट अगर इंडिविजुअल एटॉमिक मास बात हो तो आप देख लेना किस एटम बात कर रहा है, 35 वाले का बात कर रहा है या किसका बात कर रहा है। 35 वाले के लिए कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हीं इंपॉर्टेंट वाले का मैंने आपको बता दिया, इसको अब याद रखिएगा। अभी मैं कुछ और बताता हूँ किसी और का एटॉमिक मास, है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपको याद रखना है एग्जैक्ट आपको बच्चों, इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे अब अगर बात करें ऑर्गन का, तो इसका होता है बच्चों 40 AMU एक एटम का मास, 40 रिलेटिव एंड 40 ग्राम 1 मोल एटम का मास। आर्गन के बाद पोटासियम जो है बच्चों, इसका 39 AMU 39 एंड 39 ग्राम, ठीक है। पोटासियम के बाद है बच्चों कैल्शियम, ये 40 AMU 40 और 40 ग्राम। ऐसे जाकर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कैल्शियम तक के मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों कुछ कंडीशन और है जिसको आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन का और कॉपर का, तो ये याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। आयरन का क्या होता है, कॉपर क्या होता है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बता रहा हूं कि आयरन का होता है 56 AMU एक एटम का मास, और ये 56 रिलेटिव और ये 56 ग्राम 1 मोल का मास। याद रखना आयरन बहुत यूज होगा। कॉपर होता है 63.5, ठीक है, AMU सिंगल एटम का 63.5 ग्राम, है ना, 1 मोल का, और 63.5 से लिखेंगे क्या, रिलेटिव। ऐसे जिंक के लिए भी याद रखना बच्चों, ये होता है 65.3 ग्राम, और ग्राम लगा दिए मतलब ये किसका मास आ गया, 1 मोल का मास, है ना। इसके एक एटम का मास क्या है वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से पूरी बातें मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। अब एक दो और है इसमें डाटा, इसको आप याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आयोडीन का, इसका होता है बच्चों 127 AMU सिंगल एटम का मास, 127 रिलेटिव एटम मास एंड 127 ग्राम एटम मास। तो ये हो गया, ठीक है। एक सिल्वर जो है इसका होता है बच्चों 108 ग्राम, मतलब 1 मोल सिल्वर का मास 108 ग्राम, और 108 AMU सिंगल एटम का मास, और रिलेटिव एटम मास कितना हो जाएगा बच्चों इसका 108, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको जो जो बातें बताया हूं, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पूरा बात मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जब भी आपको किसी का नंबर दिया रहे तो Na डिवाइड कर देंगे तो उसमें मोल आ जाएगा, और अगर वेट दिया रहे तो उसमें मोलर मास डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। अब उसी के बेसिस पे अभी हम लोग बात करेंगे किसका, एटम का, क्योंकि ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात कर चुके। तो आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा बच्चों, एटम से रिलेटेड, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला कि मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड मोलर मास ऑफ क्या, सब्सटेंस। तो देखिए हमने क्या कहा था, दोनों का यूनिट क्या लेंगे, सेम, ताकि कैंसिल आउट होकर मोल दे दे। और एक मोल ऑफ सब्सटेंस का क्या फॉर्मूला था कि नंबर और डिवाइड बाय क्या आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसका नंबर होगा उसी का मोल देगा। तो अभी हम एटम वाला सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, एक एक करके सारा बताएंगे, एटम आयन फिर मॉलिक्यूल, सबके प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करा देंगे, कैसे कैसे आते वो बता देंगे। तो सीधा बात देखिए, एक कंटेनर है, इसमें एटम भरा हुआ है, ये एटम कोई भी हो सकता है दुनिया का, ठीक है। और मान लो यहां पे वेट दिया है इसका W ग्राम, तो सीधा बात है मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट क्या आपका मोलर मास, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। तो यहां पे सीधा आप क्या लिखेंगे कि मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ एटम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ व्हाट, एटम। तो ये मोल किसका निकल जाएगा, एटम का।
अब आपने अभी देखा कि हम मोलर मास जो एटम का निकाले, मतलब 1 मोल का जो मास निकाले, उसे हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ग्राम। तो आपको एक बात में मैंने बार बताया है कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो बच्चों जो गिवन वेट है अगर ग्राम में दिया है तो ठीक है, नहीं तो किसी और यूनिट में अगर दिया है तो आप इसे कन्वर्ट करिए किस में, ग्राम में, तब जाके जो वैल्यू आएगा ये क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या आपका एटम। दूसरा मोल ऑफ एटम निकालने का और मेथड है कि नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम में आप Na डिवाइड कर देंगे ना तो एग्जैक्ट क्या निकल जाएगा, मोल, और वो भी मोल किसका बच्चों, एटम का। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा और इसी के बेसिस पे जाके आगे अभी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कंडीशन कैसा है। कंडीशन ये कि दो फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब अगर और कुछ कैलकुलेट करने बोले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। जैसे देखो ये जो कंटेनर है इसमें अगर वेट के टर्म्स में दिया एटम तो गिवन में क्या कर देंगे, मोलर मास, मोल निकल जाएगा। और अगर नंबर के टर्म्स में दिया तो नंबर डिवाइड में क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर, ये भी निकल गया। अब मान लीजिए यहां बोल रहा है कि वेट दिया है और बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंटेनर। तो सीधा बात देखिए, जो भी एटम यहां पे प्रेजेंट है उसका Z भी होगा और A भी होगा, मतलब एटॉमिक नंबर भी और क्या आपका मास नंबर भी। तो एटॉमिक नंबर के से क्या निकल जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और क्या आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और मास नंबर के हेल्प से क्या, न्यूट्रॉन। एक एटम में कितना है, ठीक है, तो एक में कितना अगर ये पता चल जाए तो बाय यूजिंग यूनिटी मेथड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो भी एटम होगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम, उसमें एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट तो जरूर कर रहे बट हम डायरेक्ट मोल इलेक्ट्रॉन पे नहीं अप्लाई कर रहे बच्चों, हम डायरेक्ट मोल अप्लाई कर रहे किस पे, एटम पे, क्योंकि यहां का गिवन सब्सटेंस कौन है, एटम। और मैंने आपको बार बार समझाया कि जो गिवन सब्सटेंस होगा उसी पे मोल कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, सभी पे अप्लाई नहीं करेंगे। जब मोल अप्लाई करेंगे एटम पे तो हमें आउटपुट मिलेगा किसका, एटम का। जब मोल अप्लाई करेंगे हम आयन पे तो हमें आउटपुट किसका मिलेगा, आयन का। जब डायरेक्ट मोल अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पे तो आउटपुट इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, जब डायरेक्ट मोल अप्लाई करेंगे प्रोटॉन पे तो आउटपुट प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, समझ गए। बट यहां पे हम मोल किस पे अप्लाई करेंगे बच्चों, एटम पे, तो आउटपुट में यहां क्या मिलेगा, एटम। बट बाकी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बोला टोटल प्रोटॉन तो कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू प्रोटॉन इन वन एटम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला की तरह आ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम। और अगर बोल रहा है टोटल न्यूट्रॉन तो फिर यही करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन इन वन एटम। मेरे प्यारे बच्चों ये करोगे तो एटम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका फंसने वाला नहीं है, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या दे सकता है, वेट देगा और आपको मोल कैलकुलेट करने बोलेगा तो सीधा क्या करिए, गिवन वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मोलर मास, तो मोल निकल जाएगा। नंबर दे के मोल पूछेगा तो नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देंगे तब भी मोल आ जाएगा। वेट दे के नंबर अगर पूछेगा तो वेट बाय मोलर मास से मोल निकल जाएगा, और मोल में Na मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल जाएगा, नंबर। नंबर देके अगर वेट पूछा तो नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल निकल जाएगा। फिर मोल को इक्वेट करेंगे गिवन वेट बाय मोलर मास से, और मोलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। अगर गिवन वेट देके आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा या प्रोटॉन पूछा या न्यूट्रॉन पूछा तो पहले आप वेट से मोल निकाल लो, मोल से टोटल नंबर निकाल लो एटम का,
और फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम। एंड यहां देखिए टोटल प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम एंड टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम। अब एक बात और बच्चों, जैसे ये फॉर्मूला है कि टोटल इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन वो तो हम निकाल ही लेंगे बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर। एक एटम में कितने प्रोटॉन ये भी निकल जाएगा, ये भी ये जो टर्म लिखे हैं ये सब क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो सीधा बात कि अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पता है और इलेक्ट्रॉन एक में कितना मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकल जाए टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई करेंगे टोटल न्यूट्रॉन। दूसरा कंसेप्ट ये है कि देखिए अगर बोला कंटेनर में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर वो दिया है और पूछा बताओ कितना मोल एटम होगा यहां पे, तो कुछ नहीं करिए ये फॉर्मूला लगाइए कि टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस इनटू दिस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम इससे अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम। अब ये टोटल नंबर ऑफ एटम में अगर Na डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा मोल। यहां वेट बाय मोलर मास इक्वेट करेंगे क्या निकल जाएगा वेट। ये फंडा है बच्चों, इस कंसेप्ट को आप लगाएंगे और कंडीशन को सॉल्व करेंगे। बशर्ते ध्यान ये रखिएगा कि जब जिसका वेट दिया रहेगा उसी का मोल आपको मिलेगा, जब जिसका नंबर देगा उसी का मोल आपको मिलेगा। बशर्ते कैलकुलेशन जो है वो हम बाकी यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम calculate number of atom and number of gram atom in 115 gram of सोडियम एटम। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम पहले को देखो, बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाट एटम एंड नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, तो ये ग्राम एटम क्या होता है बच्चों, तो ग्राम एटम आपको बता चुके, ये क्या आ जाएगा मोल ऑफ क्या आपका एटम। ठीक है, इन व्हाट 115 ग्राम ऑफ क्या सोडियम एटम। तो कौन सा एटम दिया है, तो सोडियम, मतलब एक कंटेनर है इसमें सोडियम एटम भरा हुआ है जिसका वेट 115 ग्राम बच्चों आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब सोडियम, तो सोडियम का मास नंबर 23, इसलिए ग्राम एटॉमिक मास इसका क्या होगा 23 ग्राम। तो ये याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा जो है इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मोल अगर निकालते हैं हम सोडियम का, तो सीधा बात क्या दिया है वेट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे गिवन वेट बाय मोलर मास, तो 115 ग्राम डिवाइड बाय 23 ग्राम। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि मोलर मास हम लोग ग्राम में लेते हैं, तो गिवन वेट अगर ग्राम में दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको कन्वर्ट करो। तो ये ग्राम ग्राम क्या हो कैंसिल आउट, 23 5 115। मोल ऑफ जो सोडियम है बच्चों वो किसके बराबर आ गया आपका 5 मोल। तो ये जो हम मोल कैलकुलेट किए वो किसका निकाल लिए सोडियम का। कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मूले का यूज करके हमने इस कंसेप्ट को सॉल्व किया। अब ये मोल निकल गया। ठीक है, मोल निकालने के बाद आपको नंबर निकालने मेथड तो पता ही होगा। ठीक है, कि नंबर क्या होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो सीधा बात अगर हमें यहां निकालना है कि नंबर ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू, जैसे नंबर में एन क्या होता है मोल, तो एन इंटू मोल क्या होगा नंबर, तो यहां पे मोल कितना है इसका 5 इंटू क्या आपका एन। तो ये नंबर ऑफ एटम भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ क्या आपका एन। वैल्यू निकालने में लगेगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर क्या कर देंगे
23 तो आ जाएगा। सपोज बोला कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, सीधा कंसेप्ट देखिए। सोडियम का अगर मैं बात करूं बच्चों तो मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है, प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन क्या जाएगा 23 माइनस 11 क्या होगा 12। तो एक सोडियम में 12 11 और 11 प्रेजेंट है, बट यहां पे टोटल कितने सोडियम है 5 Na के बराबर, ठीक है, मतलब 115 ग्राम सोडियम में 5 Na के बराबर सोडियम एटम बच्चों प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 Na इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एटम। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन, आप देखिए जैसे क्वेश्चन है बच्चों कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम एंड एटम इन द फॉलोइंग, जैसे बात करें बच्चों फर्स्ट का, तो फर्स्ट में दिया है मान लीजिए 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास है बच्चों कितना होता है 1 ग्राम। तो मोल ऑफ ग्राम हाइड्रोजन निकाले ना, तो कौन सा फॉर्मूला है, गिवन यूनिट मोलर मास, इसका गिवन यूनिट कितना है 1 मिलीग्राम और इसका मोलर मास 1 ग्राम। तो हमने आपको बार बार बताया कि गिवन यूनिट को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ क्या, ग्राम, तो लिख देंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम और डिवाइड बाय 1 ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू यहां से आ गया बच्चों, मोल ऑफ एग्जैक्ट हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल, ठीक है, तो ये मोल आ गया आंसर। अब अगर आपको नंबर पूछ रहा है तो नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू Na, तो 10 पर माइनस 3 इंटू क्या आपका Na, अगर वैल्यू वाइज निकालते हैं तो 10 पर माइनस 3 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर क्या आपका 23, इसका वैल्यू अगर आप लिखेंगे बच्चों तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20, क्योंकि 23 में 3 चला गया, तो दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 1 मिलीग्राम। सोच लो 1 मिलीग्राम सिर्फ लिए, उसमें भी इतना ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो याद रखें बहुत कम वेट लेने पे भी बहुत ज्यादा एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है, ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन आप देखो, कंडीशन ये है कि जैसे यहां से हमने मोल कैलकुलेट कर लिया और नंबर भी कैलकुलेट कर लिया, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आया 10 पर माइनस 3 मोल, ठीक है, और नंबर कितना है हाइड्रोजन का 10 पर माइनस 3 Na। सपोज आपको बोल रहा है कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, बोला नहीं, अगर बोला तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एटम। अब हाइड्रोजन का होता है 1 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0 हाइड्रोजन में, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आया है 10 पावर माइनस 3 Na, जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया कितना आया था 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे 1, ये वैल्यू आ गया। टोटल प्रोटॉन बोला तो 10 पर माइनस 3 Na इंटू 1 और टोटल न्यूट्रॉन बोला तो बच्चों 0, क्योंकि एक पे एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 40 kg ऑफ नियॉन, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस सेक्शन का बोल रहा है 40 kg ऑफ नियॉन, तो नियॉन का जो मोलर मास है वो क्या होता है बच्चों 20 ग्राम, ठीक है, और ये गिवन वेट है किसका नियॉन इन टर्म्स ऑफ क्या केजी, तो मोल का फॉर्मूला क्या है गिवन वेट बाय क्या मोलर मास, तो गिवन वेट 40 kg, मोलर मास 20 ग्राम,
तो आपको पता है कि गिवन वेट को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको इन टर्म्स ऑफ क्या, ग्राम। और अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम आप एक्सप्रेस करते हैं तो ये 40 kg क्या हो जाएगा, 40 इंटू 10 का पावर 3, 40 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है, ये आ गया ग्राम। और डिवाइड बाय इसका मोलर मास 20 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, 22 जा 40, यहां से मोल आ गया बच्चों नियॉन का, वो आया 2000 मोल, 2000 मोल आ गया, ठीक है। और अगर आप बच्चों नंबर निकालते हैं, नंबर ऑफ नियॉन तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मोल कंटेन हाउ मेनी पार्टिकल, Na, यहां से Na लगा देंगे मोल हटाकर, तो 2000 इंटू क्या कर देंगे Na, ये नंबर निकल गया किसका, नियॉन का, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन नियॉन, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आप देखिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, सीधा अगर आपको करना है कैलकुलेट तो नॉर्मल सा, अगर हम बात करें नियॉन का, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10 एंड मास नंबर होता है 20, मतलब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है एंड 10 न्यूट्रॉन भी। कैसे, नियॉन 20 10, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 10 एंड न्यूट्रॉन भी क्या होगा 10। तो देखो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2000 Na इंटू 10, प्रोटॉन इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 2000 Na इंटू 10 एंड न्यूट्रॉन के लिए भी क्या आ जाएगा 2000 Na इंटू 10। ये सभी का हमने निकाल लिया क्या, नंबर, इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी नंबर का भी। और एक बात यहां से याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करना हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेट करना हो बच्चों, तो वहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल आप कैलकुलेट करिए, बाकी प्रॉब्लम आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ एटम, मान लो नंबर ऑफ एटम आपको पता है तो नंबर ऑफ एटम से मोल पे जा सकते हैं, नंबर डिवाइड एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम पता है तो उससे टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, टोटल प्रोटॉन निकाल सकते हैं, टोटल न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो सुन लो, किसी भी प्रॉब्लम में कुछ भी कैलकुलेट करने बोले, आप नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट जैसे ही करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक पूरा सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसके लिए आपको बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अब पार्टिकल क्या होता है, तो जैसे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कहलाएगा पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर एटम है तो एटम कहलाएगा पार्टिकल, तो यहाँ का पार्टिकल कौन हुआ, एटम, ठीक है। कोई भी डाटा दिया हो ना और कुछ भी निकालो पहले एटम निकालो, बाकी पूरा काम अपने आप हो जाएगा। जैसे वेट दिया है तो हम नंबर ऑफ नियॉन निकाल लिए तो उससे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन भी हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो फिर रिपीट कर देता हूं, मूल मंत्र यही है कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो नंबर कैलकुलेट करें, नंबर नंबर जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ना बाकी पूरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बात करूं, यहां दिया 56 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है। अभी सीधा इसका मोलर नंबर निकालो, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे वो तो बता ही दिया, आप निकाल सकते हैं इसका। तो मोल ऑफ Fe इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, गिवन मोलर मास, तो 56 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 56, क्योंकि इसका मोलर मास 56 ग्राम होता है, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ये कितना आ गया बच्चों 1 मोल, ठीक है। अब आपको पता है ना मोल हटाएंगे तो Na यहां ला कर देंगे, तो नंबर ऑफ Fe इक्वल टू किसके बराबर Na। बस मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलता तो कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ Fe एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 Fe, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे Fe है 56 और 26, तो इलेक्ट्रॉन 26, प्रोटॉन 26 और न्यूट्रॉन 30, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर Na इंटू 26, टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम Na इंटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम 26, टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा
Na इंटू 30, ठीक है, इंटू 30। तो ये निकल गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन एंड टोटल न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको खटाखट निकालना है। तो सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल निकालो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आयन का प्रॉब्लम है तो नंबर ऑफ आयन निकालिए, सारा कुछ जो पूछेगा कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल का प्रॉब्लम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? कुछ भी हो। जैसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1200 ग्राम या 1200 केजी, 1200 केजी कार्बन 12 है ना, दिया हुआ है। तो मोल निकालेंगे तो गिवन है मोलर मास, इसका मोलर मास क्या होगा 12 ग्राम। तो ये जो गिवन है किसमें है, केजी में, तो किसमें रख देंगे, ग्राम में। तो 1200 इंटू क्या आपका 1000 डिवाइड बाय 12, तो 12 और ये क्या होगा 100 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में था, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। तो फिर 100 और 10 पावर 3 और 10 पावर कितना हो गया बच्चे 10 का पावर 5 मोल। अब अगर नंबर निकालते हैं तो n इक्वल टू नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर, तो मोल में अगर n मल्टीप्लाई करें क्या निकल जाएगा नंबर, तो 10 पावर 5 Na, ये आ गया नंबर किसका, कार्बन का। अब देखो कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम। तो 10 पावर 5 Na इंटू 6, टोटल प्रोटॉन क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 Na इंटू 6, एंड टोटल न्यूट्रॉन इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 10 पावर 5 Na इंटू 6। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन याद रखिएगा, जब भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आप नंबर कैलकुलेट करिए, नंबर कैलकुलेट करेंगे, पूरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सेगमेंट के डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिया है ना। वापस से मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये एटम से रिलेटेड फॉर्मूला है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय क्या आपका मोलर मास एटम के लिए। तो वेट भी किसका होगा एटम का, मोलर मास भी किसका होगा एटम का। ये हम लोग ग्राम में लेंगे, ये भी किस में लेंगे ग्राम में। ठीक है, दूसरा मोल इक्वल टू नंबर और डिवाइड बाय क्या आपका एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। मोल नंबर किसका एटम का, तो मोल भी किसका निकलेगा एटम का। अगर मोल दिया है तो उसमें Na मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर निकल जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम, टोटल प्रोटॉन के लिए नंबर इनटू प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम। इसी तरीके से टोटल न्यूट्रॉन के लिए नंबर इनटू न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन वन एटम। तो इस तरीके से जाके बच्चों प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही ले लेता हूं, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।